हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 विज्ञान देखेंगे, वो अभी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे किताब यानी कि पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है, ठीक है प्यारे बच्चों, 2024 के लिए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है हमारे पास, हम उसमें देखेंगे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर जो है 95% यहीं से आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 95% यहीं से आएगा। ठीक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारे पास प्रश्न क्या कह रहा है कि, ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह भी देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, वह भी पूछा जाता है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए हम उत्तर में लिखेंगे क्या, यह किसे कहते हैं, तो लिखेंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का आणविक संगठन बदल जाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहते हैं कि अगर कोई पदार्थ हो, वह क्रिया करेगा और एक नए गुण धर्म वाले और नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही हम रासायनिक क्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उसका क्या है कि आणविक संगठन क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसे हम देखेंगे। यहाँ तक है आप लोग समझ में। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। क्या कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला हमारे पास दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पहला दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया हम देखिए किसे कहते हैं, हम कि संयोजन अभिक्रिया हमारे पास पहला दे रखा है क्या कि संयोजन अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या एक नया उत्पाद यानी कि एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें अगर, कि उदाहरण के लिए हम क्या देखें कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के योगात्मक यानी कि योग से हमारे पास अभिक्रिया से जल बनता है। इसी संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास दे रखा है और ऑक्सीजन, तो यहाँ से हम इसकी अगर ये आपस में संयोग करते हैं तो हमारे पास एक नया उत्पाद हमारे पास क्या यहाँ पर बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास ये जल बनेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, जल बनेगा। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के अणु हमारे पास 4 है, यानी कि 2 दूना 4, और ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है। और तो यहाँ पर 2 दूना 4 और ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 है, इसलिए क्या यह संतुलित है। यहाँ पर हमारे पास जल का निर्माण हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक नया उत्पाद बनाए, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण किए हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं। ठीक है, ये उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए हम चलते हैं आगे, अब देखेंगे इसका अगला भाग। ठीक है, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। दूसरा में हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, अगर कोई पदार्थ हो, उसमें जलीय विलयन में क्या रखें, उस कोई पदार्थ उसको हटाकर अपने आप वहाँ पर आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास मेथेन दे रखा है और यहाँ पर क्लोरीन है हमारे पास। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगी, ये क्या करा है कि मेथेन का अणु हाइड्रो या मेथेन में जो अणु का हाइड्रोजन है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन अणु क्या कर रहा है कि एक क्लोरीन को कर दे रहा है विस्थापन। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु जो है क्लोरीन द्वारा क्या हो जा रहा है कि विस्थापन हो जा रहा है। यानी कि क्लोरीन का जो अणु है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है,
क्लोरीन का एक अणु हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पास बनेगा। यहाँ पर देखिए यह वाला, अगर इसमें यह वाला क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के एक अणु को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। क्लोरीन हाइड्रोजन के एक अणु को विस्थापित कर दे रहा है, तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बनेगा और हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक प्यारे बच्चों, HCl अम्ल हमारे पास बनेगा। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त अपक्रिया में लिखेंगे क्या कि उपयुक्त अपक्रिया मेथेन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जा रहा है। क्या कर रहा है कि क्लोरीन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का एक परमाणु क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। यहाँ तक आया आप लोग को समझ में। चलिए अब देखेंगे हम ऊष्मीय वियोजन। तीसरा हमारे पास क्या है कि ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। तो ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया हम किसे कहते हैं, वह देखिए। तो देखिए ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, इस अपक्रिया में यौगिकों को गर्म करने पर उसका अणु दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है, परंतु ठंडा करने पर पुनः अणु फिर से मिलकर मूल अणु बना लेते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया उसे हम कहते हैं कि अगर किसी को हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा, उसके जो अणु हैं वो छोटे छोटे अणु में विभक्त हो जाएंगे या टूट जाएंगे। लेकिन जब वह उसको हम अगर वह पुनः ऊष्मा देना हम बंद कर दें तो वह क्या हो जाते हैं, अपनी अवस्था में पुनः क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे क्या कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड में विभाजित हो जाता है। जो अमोनिया क्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो अमोनिया क्लोराइड जो है अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड में विभाजित हो जाता है, और ठंडा किए जाने पर अमोनिया तथा HCl संयुक्त होकर अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संयुक्त होकर क्लोराइड हम अमोनिया क्लोराइड बना देते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उदाहरण से आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या है हमारे पास एक अमोनिया क्लोराइड है। हमारे पास क्या है, अमोनिया क्लोराइड, इसको हम गर्म कर रहे हैं तो अमोनिया में विभक्त हो रहा है, और यहाँ पर देखिए HCl हमारे पास क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विभक्त हो रहा है। ठीक, और यह क्या है, हमारे पास अमोनिया है। यह क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम ठंडा करें, क्या करें कि ठंडा करें, तो हमारे पास पुनः क्या बन जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। क्या बनेगा, हमारे पास पुनः जो है अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये उदाहरण बेस्ट है, आप लोगों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हम आगे। अब देखेंगे अगला इसमें का अगला। अब देखिए हम देखेंगे चौथा, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, तो देखिए ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया में हम देखेंगे क्या कि इस अभिक्रिया में यौगिक को गर्म करने पर उसका अणु अस्थायी रूप से दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में अपघटित हो जाता है। क्या कर रहे हैं कि यह जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया में हम अणु को क्या करते हैं, यौगिक को गर्म करते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अणुओं में क्या होता है, विभक्त हो जाते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और वह उसी तरीके से रहते हैं, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं। देखिए अब उदाहरण के लिए हम समझिए, तो उदाहरण में देखिए कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दे रखा है हमारे पास क्या, पोटेशियम क्लोरेट। यह क्या है, हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, और इसको हम करेंगे गर्म, तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन बनता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, यह हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट और यह हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, और हमारे पास यह दे रखा है कि ऑक्सीजन, यह हमारे पास ऑक्सीजन बनता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम गर्म करने पर, तो देखिए यहाँ तक भी आप लोग को समझ आया होगा। अब देखेंगे हम द्विविस्थापन अपक्रिया, पांचवा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह अंतिम है, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया में हम देखेंगे किसे कहते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो उदाहरण में देखेंगे क्या कि हमारे पास दे रखा है
देखिए दे रखा है हमारे पास Na2SO4 और यहाँ पर दे रखा है हमारे पास क्या कि प्लस में BaCl2। तो हमारे पास बन क्या रहा है कि BaSO4 और यहाँ पर बन रहा है NaCl। तो अगर देखें तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों कि सोडियम सोडियम जो है इसको क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पर देखिए सोडियम, देखिए अगर इस अभिक्रिया को समझे तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, दिया है नीचे कि ऐसा इसलिए होता है कि Ba2 यानी कि Ba पर हमारे पास क्या दे रखा है, 2+ चार्ज है, यानी कि 2+ पॉजिटिव है और सल्फ हमारे पास SO4 पर 2 माइनस है। तो यह दोनों आपस में क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे। यहाँ से यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पर BaSO4 हो जाएगा और यहाँ से यह दोनों आएंगे यानी कि Na2 यानी कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया में भी BaSO4 के अवशेप का निर्माण होता है। इसमें एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, विलयन में ही रहता है। अगर यहाँ तक आया समझ में आया हो तो आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 देखिए देखेंगे कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या कह रहा है कि धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण। यह भी देखिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा 2024 के लिए। देखिए और क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखिए और बेरियम क्लोराइड, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बेरियम क्लोराइड तथा सल्फेट, ठीक है, के साथ जो है होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को भी लिखिए, इसका उपयोग भी लिखिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कई प्रश्न पूछा है और सब यह जो है हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें देखेंगे कि धावन सोडा किसे कहते हैं, धावन सोडा को बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण हम देखेंगे। तो देखिए लिखेंगे क्या कि धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के क्रिस्टलीकरण, क्या करा है, क्रिस्टलियन Na2CO3, इसको भी हम क्या कहेंगे, धावन सोडा प्राप्त होता है। अब क्रिया निम्न प्रकार दी जा रही है। तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि कास्टिक सोडा को अगर हम कास्टिक सोडा में अगर हम क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, धावन सोडा और जल बनता है। अब जब इसका हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्रिस्टलीकरण करेंगे धावन सोडा का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास धावन सोडा बनेगा, वो अभी कैसा होगा, नमयुक्त होगा, इसमें जल होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग को समझ में। ये क्या हमारे पास क्रिस्टलीकरण यानी कि धावन सोडा है और ये भी हमारे पास क्या बनेगा, धावन सोडा यानी कि जल युक्त धावन सोडा बनेगा। अब देखिए अगला देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रिएक्शन हमसे पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड के साथ अब क्रिया कीजिए। तो देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ तो हम लिखेंगे क्या कि सोडियम कार्बोनेट की बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है, जो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है क्या कि सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम कार्बोनेट दे रखा है हमारे पास। ठीक, और ये हमारे पास दे रखा है क्या कि बेरियम क्लोराइड। ये हमारे पास बेरियम क्लोराइड है। इन दोनों का हम जब क्रिया कराते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, बेरियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, बेरियम कार्बोनेट। और यहाँ पर देखिए बेरियम कार्बोनेट हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक, यह क्या हमारे पास बेरियम कार्बोनेट। ठीक, बेरियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम कार्बोनेट और बेरियम ठीक है, बेरियम ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ हम जब इन दोनों को क्रिया कराते हैं तो हमारे पास बेरियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड हमारे पास प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे देखेंगे, अगला इसमें का रिएक्शन देखेंगे। अगला देखिए, इसमें दूसरा हमारे पास पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के साथ क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया तो सोडियम कार्बोनेट विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड बनाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट में हम जब सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड। यह क्या हमारे पास बन रहा है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड या क्या हमारे पास बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट को, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमारे पास सोडियम सल्फाइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब देखिए धावन सोडा के उपयोग, धावन सोडा का उपयोग हम देखेंगे कि इसका उपयोग कांच, क्या करें, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। जो धावन सोडा का उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने में काम आता है, जल की कठोरता को दूर करने में क्या होता है, इसका काम आता है। और इसका उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यानी कि अग्निशामक यंत्र जो होता है हमारे पास, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी धावन सोडा को डाला जाता है। ठीक है, आइए चलते हम आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विभेद बताइए। तो पहला प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि उसमें वियोजन तथा उसमें अपघटन, क्या कह रहा है कि उसमें वियोजन तथा उसमें अपघटन में हमें विभेद बताना है। और दूसरा क्या है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया में भी हमें विभेद बताना है। और योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया में हमें विभेद बताना है। तो देखिए हम पहले क्रमवार सभी को देखते हुए चलेंगे। पहले देखेंगे हम उसमें वियोजन अपक्रिया। तो उसमें वियोजन अपक्रिया में हम देखेंगे, यानी कि उसमें वियोजन किसे कहते हैं, तो उसमें वियोजन वह अपक्रिया है जिसमें यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं और ठंडा करने पर, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठंडा करने पर ये अणु पुनः संयोग करके मूल यौगिक बना देते हैं। उसमें वियोजन एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उत्क्रमणीय का मतलब होता है क्या कि यह पुनः रिवर्सिबल अपक्रिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर PCl5 हमारे पास क्या है, इसको हम गर्म अगर करते हैं तो हमारे पास PCl3 और PCl2 के रूप में हमारे पास टूट जाता है। अगर PCl3 और PCl2 को यानी कि हम इस केवल Cl2 यानी कि क्लोरीन को हम केवल ठंडा करते हैं, यानी कि ठंडा करेंगे तो हमारे पास क्या पुनः जो है हमारे पास PCl5 बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, उसमें वियोजन अपक्रिया कहेंगे। उसमें वियोजन अपक्रिया एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ठीक, अब देखिए उसमें अपघटन देखिए किसे कहते हैं, क्या कि उसमें अपघटन वो अपक्रिया है जिसमें यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, लेकिन फिर किसी भी दशा में मूल यौगिक प्राप्त नहीं होता है। उसमें अपघटन एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। अब देखिए इसमें देखेंगे हम क्या कि पोटेशियम यानी कि KClO3 को गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और यहाँ से गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस यह जो है अब इन दोनों को क्या करेंगे, यह जो है ये अब इसको अगर हम ठंडा भी करते हैं तो यह इसके जैसा नहीं बनेगा। क्यों, यह दोनों आपस में
केवल यही दोनों अणु ही प्राप्त होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ठंडा करो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह उदाहरण है उसमें अपघटन का। ठीक है, अभी चलते हैं हम आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अब दूसरा है हमारे पास क्या है, ऊष्माक्षेपी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी, तो देखिए ऊष्माक्षेपी देखेंगे जिन रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद की साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी अपक्रिया हो, अगर उस अपक्रिया को हम करते हैं उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हीटिंग यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे में चूना CaO चूना तथा जल की क्रिया को में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से चूना यानी कि CaO और यहाँ H2O को हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो बनेगा हमारे पास CaOH का ट्वाइस प्लस ऊर्जा भी यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ऊर्जा भी रिलीज हो रही है। ठीक, ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब देखिए इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया कि जिन रासायनिक अपक्रिया क्या कह रहा है कि जिन रासायनिक अपक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात तापमान घटता है, उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, और ऊष्मा क्या हो रही है, इसमें ऊष्मा लग रही है, ऊष्मा क्या हो रही है, यह नमयुक्त हो रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मा की हानि हो रही है, तो उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या यानी कि उसमें क्या तीसरा में पूछ रहा है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया देखिए किसे कहते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए दो पदार्थ हैं, यहाँ पर दो पदार्थ यानी यह क्या है, हमारे पास चूना है और जल है, तो यहाँ पर बनाएंगे CaOH का ट्वाइस। ठीक है प्यारे बच्चों, दो अपक्रिया दो पदार्थ यानी कि दो पदार्थ क्या है मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया। अब देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया, तो इस अपक्रिया में भाग लेने वाले किसी यौगिक के अणु की किसी परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेथिल, और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि क्लोरीन जो है मेथिल के एक हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और यहाँ पर बन रहा है हमारे पास क्या, मेथिल क्लोराइड, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, HCl, और यहाँ पर बन रहा है CH3Cl, और यहाँ पर देखिए इसमें का एक क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसे इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह क्या है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आइए, चलते हैं आगे, अब देखेंगे आगे। देखिए अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि प्रश्न 4 देखेंगे। ठीक, तो प्रश्न 4 में देखिए अगला हमारे पास क्या है कि उपचयन एक एवं अपचयन तथा रेडॉक्स अपक्रिया उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इसमें 3 प्रश्न पूछा है, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। ठीक, तो देखिए उपचयन हम किसे कहेंगे, तो जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्यारे बच्चों की ऑक्सीजन की वृद्धि क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, क्या हो कि हाइड्रोजन की ह्रास हो और ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो, तो उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ZnO, और यहाँ पर H2O, और यहाँ पर ZnO, और यहाँ पर दे रखा है हमारे पास क्या कि H2O। तो यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन में जो है जल या ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यानी कि कह रहा है कि हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, यानी किसी भी स्थान से हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन उसमें आकर जुड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण हुआ है,
अब देखिए उपचयन। उपचयन हम देखेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, वही ऊपर वाला उदाहरण है ZnO प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों, ZN से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन, ZnO से ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है, यानी यहाँ पर केवल बचा ZN। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, निष्कासन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, निष्कासित, यहाँ से हाइड्रोजन, यानी कि इस अपक्रिया में ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अपक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों उपचयन और अपचयन, या दोनों अपक्रिया एक ही साथ हों तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहते हैं। तो देखिए रेडॉक्स किसे कहते हैं कि वे अपक्रियाएं जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। तो ZnO दे रखा है हमारे पास और प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन यानी कि अपचयन हो रहा है। तो ये इन दोनों अपक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे, क्योंकि एक ही अपक्रिया में हो रही हैं, दोनों अपचयन और उपचयन दोनों हो रही हैं। क्या हो रही है, उपचयन और अपचयन दोनों हो रही हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन का योग यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ZN से ऑक्सीजन निकल गया है और हाइड्रोजन पर, यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, उपचयन, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे अपचयन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यही क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रिया भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब हम इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी कि इस वीडियो में का 5वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न देखेंगे इसमें। तो देखिए विकृत गंधिता से क्या तात्पर्य है, खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता रोकने के उपाय बताइए। तो ठीक में प्यारे बच्चों, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं कि जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। जो तेल युक्त पदार्थ होते हैं, वसा युक्त पदार्थ होते हैं, अगर उनको हम काफ़ी समय तक जो है खुले में रख दे तो उनमें क्या गंध उसका बदल जाएगा, स्वाद में भी वह कैसे होते हैं, बदल जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो इस घटना या स्थिति को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना या स्थिति को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखिए विकृत गंधिता रोकने के उपाय, तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हो, तेल युक्त जो पदार्थ हो, उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसे ऐसे बर्तनों में रखना चाहिए कि वो उसमें क्या वायु के, यानी कि वायु के संपर्क में वो ना आए और जिससे वो खराब ना हो। देखिए आगे दे रखा है क्या कि दूसरा में हम देखेंगे कि थैली में रखे आलू चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए थैली के वायु को नाइट्रोजन गैस से स्थापित कर देना चाहिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग देखे होंगे कि जो थैले में मिलते हैं कुड़कुड़ा वाले आइटम्स जो होते हैं, उसमें गैस भरी होती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, तो उससे जो हमारे पास क्या जो खाद्य सामग्री उसमें होते हैं वह कितने भी 1-2 महीने तक भी रख देंगे तो वह ख़राब नहीं होगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए जो है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसीलिए वह ख़राब नहीं होता है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।